है। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के लिए आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आप स्टैटिक्स चाहते हैं, परसेंटेज एनालिसिस चाहते हैं, आप अदर टाइप का जो भी एनालिसिस चाहते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स आपको क्रस्ट टेबुलेशन चाहते हैं, सारी चीजें आपको अवेलेबल कराएगी। मैं अभी इसको अप्लाइड करके दिखाऊंगा। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स मैं आपको इस सेशन में जरूर दिखाऊंगा। इसके साथ ही साथ टेबल्स जनरेट करना, आप टेबल किस प्रकार की जनरेट करना चाहते हैं, ये सॉफ्टवेयर वो भी हेल्प करेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके पास आता है, कंपेयर मीन। कंपेयर मीन में मैं कई प्रकार के कंपेयर मीन करना दिखाऊंगा आपको, जैसे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कंपेयर, आपके पास कंपेयर टी टेस्ट होता है, ठीक, और ग्रुप टी टेस्ट दिखाऊंगा। और इसके साथ ही साथ कंपेयर मीन में मैं आपके साथ वर्क करूंगा, एनोवा में काम करूंगा। और एनोवा क्यों हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं इसकी भी बात करेंगे, विथ सिग्निफिकेंस लेवल के हम काम करेंगे। तो कंपेयर मीन आपको जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि विदाउट टी टेस्ट के आपकी कोई भी थीसिस या कोई भी रिसर्च आगे नहीं बढ़ सकती। और आपके लिए इसेंशियल वहां पर हो जाता है जहां पर आप कंपेयर करते हो। जैसे मार्केटिंग में पिछले टाइम में कितना प्रोडक्ट बिका और नेक्स्ट टाइम में आप कितना टारगेट रखे हो, तो कंपेयर मीन आपको बताएगा कि आपकी जो सार्थकता या सिग्निफिकेंस लेवल है वो क्या है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा एनकोवा एंड मनकोवा का नाम सुना होगा, या आपके पास एनोवा का ही एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसको हम लोग जर्नल लीनियर मॉडल के अंतर्गत डिस्कस आपके साथ कर सकते हैं। इसके अलावा जनरलाइज लीनियर मॉडल्स भी आपको डिस्कशन होगा, जिसको आपको लोग 2 वे एनोवा या 3 वे एनोवा का नाम भी आप देते हो। और इसके अलावा मिक्स्ड मॉडल को भी हम इसके अंतर्गत देख सकते हैं। अब इसके अलावा आपका जो सबसे ज्यादा यूज होता है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, लॉग लीनियर, नेचुरल नेटवर्क, न्यूट्रल नेटवर्क, क्लासिफाई, आपके पास स्केल। और स्केल से आप ये जान सकते हो कि डेटा आपका रिलायबल है या डेटा रिलायबल नहीं है। तो रिलायबिलिटी एनालिसिस बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके डेटा में। तो आप स्केल के अंतर्गत उसको भी आप टेस्ट यहां पे कर सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे कुछ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं, और उन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को भी आप यहां पर निकाल सकते हो। तो ये एसपीएसएस ऑफर करता है, अपॉर्चुनिटी आपको प्रदान करता है। तो पैरामीट्रिक आपके पास ऊपर जितने अभी टेस्ट थे, ये सारे पैरामीट्रिक टेस्ट थे, और इसके बाद जो आपके टेस्ट थे वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट भी है। और इसके बाद फॉरकास्टिंग, आप नाम सुने होंगे, आपके मार्केटिंग या मैनेजमेंट में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉरकास्टिंग का, आपका सर्वाइवल का, मल्टीपल रिस्पॉन्स का, क्योंकि मार्केटिंग का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि मल्टीपल रिस्पॉन्स होता है। और मिसिंग वैल्यू एनालिसिस की जो मैं बात करता हूं कि मिसिंग वैल्यू अगर एनालिसिस है तो उसको इंपॉर्टेंट बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी मिसिंग वैल्यू का नंबर्स ज्यादा हो जाएंगे तो उसको आप मिसिंग वैल्यू एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। और इसी के अलावा आपके पास मल्टीपल इंप्यूटेशन, आपके पास कॉम्प्लेक्स सैंपल्स, और का आपके पास आरओसी कर्व भी बना सकते हैं, जो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल के अंतर्गत आपने देखा होगा। तो ये देखिए एनालिसिस में आपने ये देखा एनालाइज टेबल में कि आपके सामने लगभग लगभग सारी स्टैट्स की बुक सामने है, और ये सारे स्टैट्स के टूल्स आपके एसपीएसएस क्या कर सकता है, इंप्लीमेंट कर सकता है आपके डेटा के साथ। बस अब हमको ये जानकारी हो जाए कि इन डेटा टूल्स को हम लगाएंगे कैसे। तो इनकी जानकारी अगर आपको हो जाएगी तो शायद आपका रिसर्च का वर्क ये 1 ईयर या 2 ईयर भी कम कर सकता है। तो यानी मुझे लगता है कि हर एक रिसर्च स्कॉलर्स को या जो भी न्यू लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उनको इसकी जानकारी होना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लाइफ में अगर हम कम टाइम पे एक अच्छी साइंटिफिक रिसर्च कर सके तो शायद हमारे लिए काफी अधिक ये फ्रूटफुल हो सकता है, क्योंकि आज हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च की डिमांड है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि आपको बेसिक लेवल पर एसपीएसएस आना इंपॉर्टेंट है। अब आपको देखिए दूसरा, मैं आपके पास डायरेक्ट मार्केटिंग के बगल में एक आपके पास ऑप्शन है ग्राफ का। इस ग्राफ के ऑप्शंस में आप देख सकते हो चार्ट बिल्डर है, आप चार्ट बना सकते हो। ग्राफ बोर्ड टेम्पलेट्स चूजर है, यहां से आप ग्राफ बोर्ड को रेडी कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। तो इस प्रकार ये जो ग्राफ है वो कई प्रकार के ग्राफ आप रेडी इसके माध्यम से आप कर सकते हो। तो इस ये आगे हम आगे बात करते हैं।
अब आप बात करते हैं नेम पर। अगर नेम में आपने कोई यहां पर नेम आप मान लीजिए मैंने जेंडर का GEN लिखा और उसके बाद GEN लिखने के बाद स्पेस दे देता हूं, ठीक है, अपने मैं डेस्कटॉप से या लैपटॉप के माध्यम से स्पेस का बटन दब जाता है, तो ये इस प्रकार का एक जनरेट करता है वेरिएबल नेम कंटेंस एन इन लीगल कैरेक्टर। तो इससे आपको घबराना नहीं है, ये बता रहा कि आप एक प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर को वर्क नहीं कर रहे हो, ये डेटा आपका डिलीट नहीं करेगा, बल्कि ये बताएगा कि आप प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हो या काम नहीं कर रहे हो। तो ये आपको एक डायलॉग बॉक्स में आ जाता है और वो आपको बताएगा कि वेरिएबल नेम कंटेंस एंड इनलीगल कैरेक्टर। तो इसका मतलब होता है कि आप प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें आपको नेम में ही प्रॉब्लम आती है कि नेम में जैसे ही आपको कोई स्पेस नहीं रखना है और एक कोई शॉर्ट फॉर्म आपको ढूंढ लेना उसका, ठीक है, कुछ भी, जैसे आपने कहा एजुकेशनल अटेनमेंट या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो हमने क्या किया, ED करके और आपके पास क्यू कर दिया, तो मैंने ये एक शॉर्ट फॉर्म ढूंढ लिया, तो ED क्यू कर दिया और विदाउट स्पेस के कर दिया। तो इससे हम क्या करेंगे, नेम में हम लोग फिल कर सकते हैं और नेम जैसे फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक सारे जो आपके पास ये आपके पास बॉक्स है ये क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे और इनमें वैल्यूज अपने मन से कुछ ना कुछ वैल्यूज आ जाएगी। तो ये समझ जाइएगा कि मैंने जो नेम आपका फिल किया है वो प्रॉपर हो गया है। अब फिर यहाँ पे आप सिलेक्ट करके टाइप्स विथ डेसिमल लेवल आप रख दीजिए, आपका सॉफ्टवेयर मतलब वर्क करना चालू हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है आपके पास है सपोज दैट मैंने डिस्ट्रिक्ट पे काम किया, मैंने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे नेम रखा, डिस्ट्रिक्ट नेम रखते ही हाँ, डिस्ट्रिक्ट नेम रखते ही देखिए मेरा पास ये जो आपके पास विंडो है वो विंडो क्या हो गई, वो विंडो आपके पास एक्टिव हो गई और ये आपके पास पहला वेरिएबल एक्टिव हो जाता है। पहला वेरिएबल एक्टिव होने का मतलब ये हो जाता है कि आपका जो टाइप्स है, ठीक है, डेटा का टाइप्स आप कैसा लेना चाहते हो, न्यूमेरिक वैल्यू आप रखना चाहते हो या अदर वैल्यू रखना चाहते हो, तो आपका डिस्ट्रिक्ट रखते ही मैंने, क्योंकि सारे स्पीसीज में हम लोग सोशल साइंस में हर चीज को न्यूमेरिक फॉर्म में रखना पसंद करते हैं, तो न्यूमेरिक फॉर्म में रखते ही हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं विथ क्या है 8 आपके पास नंबर्स आएंगे। 8 नंबर से आप साइंस के हो, नंबर आप बढ़ा सकते हो क्योंकि साइंस में इसकी वैल्यूज बहुत ज्यादा होती है। आप बॉटनी केमिस्ट्री में आप देखोगे तो विथ आप बढ़ा सकते हो और विथ आप घटा भी सकते हो। डेसिमल मैंने 2.8 बाइस डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर कहता है कि हम केवल 2 डेसिमल तक काम करेंगे, जैसे 0.12 तो केवल इतना। लेकिन अगर आप साइंस के हो, साइंस स्ट्रीम को हो, तो डेसिमल की वैल्यू यहाँ पे आप मैनुअल बढ़ा सकते हो, क्लिक करके बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेवल, अब आ जाइए आपकी बात आती है इस लेवल की। यही लेवल आपका जो आपने वर्ड फाइल में क्वेश्चनर जनरेट किया उस क्वेश्चनर को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना, ये बॉक्स आपका बड़ा होता चला जाएगा जितना भी आप इसमें रखोगे। तो उठा करके जितना आपका क्वेश्चनर है उसको लेवल में क्या करना है, पेस्ट कर देना है। इसको आप पॉइंटर को नोट रखिएगा, यहां पर आपको वर्क करना है तो लेवल पे आपको क्वेश्चनर रख देना है। फिर उस क्वेश्चनर की वैल्यू, जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए मैं उत्तराखंड पे वर्क करता हूं, तो वैल्यूज है, जब मैंने वैल्यूज को इसको क्लिक करूंगा तो ये वैल्यूज आप मांगेगा कि किसकी मैंने क्या वैल्यूज दिया। अगर मैं कह देता हूं कि 1 फॉर देहरादून, 2 फॉर हरिद्वार, तो 1 वैल्यूज क्या हो जाएगी, 1 देहरादून के लिए असाइंड मैंने किया है, 2 वैल्यूज मैंने असाइंड किया हरिद्वार के लिए, 3 वैल्यू असाइंड किया चमोली के लिए। इस प्रकार सारे डिस्ट्रिक्ट की जो मैंने वैल्यूज असाइंड किया है सॉफ्टवेयर यहाँ पे रीड करेगा, तभी वो एनालिसिस के लिए रेडी करेगा। मिसिंग में नन है, अगर आपके पास मिसिंग वैल्यू है तो यहाँ पर आप क्लिक करके नन को हटा सकते हैं। कॉलम, अब ये इसको अलाइनमेंट आप राइट लेफ्ट मिडिल जो भी आप चाहो। और मेजरमेंट, अगर आपको नहीं पता है कि ये डेटा मेरा कैसा है, अननोन है, तो आप अननोन रहने दीजिए। लेकिन अगर आपको पता है कि द डेटा इज नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, रेशियो डेटा, आपका इंटरवल डेटा, ये डेटा की पहचान आपको आनी चाहिए एज ए रिसर्च स्कॉलर, नहीं तो ये सॉफ्टवेयर आपके साथ प्रॉब्लम जनरेट कर देगा और जो आप रिजल्ट चाहते हो उससे उल्टे रिजल्ट आने लगेंगे, प्रॉब्लम ये आ जाएगी। तो आपको मेजरमेंट स्केल, आपका डेटा नॉमिनल है, मैं इस पे अभी बात करूंगा आगे स्लाइड पे। नॉमिनल डेटा है आपका कि डेटा आपका ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल डेटा है, इस पर बात करना जरूरी, क्योंकि सॉफ्टवेयर को आप बता रहे हो कि 1 से
2 की वैल्यू ज्यादा है और 2 से 3 की वैल्यू ज्यादा है, ये ऑर्डिनल डेटा है। तो अगर आप कहीं परसेप्शंस की बात करते हो, क्योंकि मैं बिहेवियर इकोनॉमिक्स की हूँ का बात करता हूँ, अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि आपको कितना समझ में आया, आपने कहा कि सर मैं 5 में 5 पॉइंट दूंगा, दूसरे बच्चे ने कहा कि नहीं सर मैं आपको 5 में 2 पॉइंट दूंगा, तो यह मतलब होता है कि 2 वैल्यू जो है वो 5 वैल्यू से कम है। तो सॉफ्टवेयर को हमको ये बताना पड़ता है कि आपका डेटा का नेचर कैसा है। कभी कभी स्टूडेंट से मैंने गलती क्या किया कि वो नो को दे देते हैं वैल्यू 3 और यस को वैल्यू दे देते हैं कितना 2 और नन को वैल्यू दे देते हैं 1। ठीक है, अब बताइए ये ऑर्डिनल में आपने क्या किया, ऑर्डिनल डेटा के साथ आपने गलत काम कर दिया, इसलिए सॉफ्टवेयर क्या करेगा, प्रॉपर रीड नहीं करेगा और आपका डेटा गलत इंटरप्रेट करेगा और आपकी सारी रिपोर्ट उल्टा जनरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर को आपको जब वेरिएबल आप फीड करोगे 1 2 3 जितने वेरिएबल आपके क्वेश्चनर में हैं, तो उन वेरिएबल्स को प्रॉपर मेजरमेंट आपको असाइन करना पड़ेगा। और अगर आपको मेजरमेंट समझ में नहीं आता आप छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उसको हैंडल करने का प्रयास करेगा। लेकिन आप चाहते हो कि ऑथेंटिसिटी बनी रहे तो आपको मेजरमेंट स्केल आना चाहिए। दूसरी चीज मैं बता दूं कि सोशल साइंस में 5% एरर एक्सेप्टेबल है। ठीक है, 95% यानी एक समूह के लोग हैं, 100 लोगों में से 95 लोग अगर मेरे साथ है कि नहीं सर आपका पढ़ाया हुआ समझ में आया, 5 लोग नहीं है, तो भी हम कहेंगे नहीं सिग्निफिकेंट है और मेरा पढ़ाया हुआ सार्थक था। लेकिन अगर साइंस में प्योर साइंस की बात करता हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात करता हूं, तो वहां पर 1% एरर एक्सेप्टेबल है और 9% क्या हो जाएगा, आपको क्या होता है 99% के साथ आपको वर्क वहां पे करना पड़ेगा। तो साइंस और सोशल साइंस में बेसिक डिफरेंस होता है, क्योंकि वहां पर 1% एरर भी बहुत वैल्यूज रखता है। तो सोशल साइंस जैसे कॉमर्स मैनेजमेंट या अदर आपके सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, वो 5% एरर के साथ काम करें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन साइंस आपका 1% एरर के साथ काम करता है। तो ये जो एरर लेवल होता है ये भी सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करने की आपको परमिशन देता है। पहले तो ये 5% एरर पर सेट किया गया है, लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो जरूर इसको 1% पर एरर को आप सेट करिएगा, ये मैनुअल करिएगा। दूसरा मैंने एक देखा यहाँ पे थीसिस में एक प्रॉब्लम आती है, रिसर्च पेपर में आती है कि व्हाट इज द सिंपल साइज ऑफ योर डेटा, डेटा का सिंपल साइज कितना है, तो मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं सर 400 है। मेरा प्रश्न है आपने 400 निकाला कहां से डेटा, सर ऐसे ही प्रोफेसर ने बोला था मैंने एक्सेप्ट कर लिया। दिस इज द रॉन्ग आंसर। आप इंटरव्यू बोर्ड में ऐसे ही बोलोगे कि मेरे सर ने या मेरे प्रोफेसर ने बोला कि 400 का सैंपल साइज ले लीजिए आपको एक्सेप्टेबल हो, नहीं, ये गलत तरीका है। आप याद रखिए आपके पास एक यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स अगर आपके पास यूनिवर्स काउंटेबल है, यूनिवर्स के जैसे आप मैं कह रहा हूं कि अभी मैंने एक स्टूडेंट्स की थीसिस पे काम कर रहा किया, उसको हेल्प किया, तो वह हायर एजुकेशन के स्टूडेंट का एक्सपेक्टेशंस देख रहा है कि हायर एजुकेशन में लोगों के एक्सपेक्टेशंस क्या है, इस पे मैंने वर्क कराया। दूसरी थीसिस मैंने काम कराया जेंडर गैप इन हायर एजुकेशन इन उत्तराखंड। अगर मैं जेंडर गैप की बात करता हूं तो मेरे पास यूनिवर्स क्या है, हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन में मैंने डायरेक्टरेट से पता किया कि 1,05,000 स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं हायर एजुकेशन में, हमारे यहाँ स्टडी कर रहे हैं। तो मेरा यूनिवर्स क्या है, लिमिटेड है। तो यूनिवर्स अगर लिमिटेड है तो उसका सैंपलिंग फार्मूला अलग होता है, और अगर आपका यूनिवर्स अनलिमिटेड है यानी यू कैन नॉट यू कांट काउंट द नंबर ऑफ द रिस्पोंडेंट, आपको नहीं पता कितने नंबर ऑफ द रिस्पोंडेंट है। ठीक है, जैसे बॉटनी केमिस्ट्री में आप करिए बैक्टीरिया पे बात करिए कितने मुझे नहीं पता, तो आपका यूनिवर्स क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड हो जाएगा, तो वहां दूसरा फार्मूला सैंपलिंग का लगेगा। तो ये जो एक कल्चर है ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा। और ऑनलाइन आप चले जाइए, गूगल पे चले जाइए, गूगल पे लिखिए सैंपल साइज कैलकुलेशन इन स्टैटिक्स, ऑनलाइन आपको सॉफ्टवेयर है, उसमें आप यूनिवर्स के नंबर को डालिए 1 लाख 2 लाख जो डालेंगे, और जैसे क्लिक करेंगे 10 सेकंड के अंदर आपको सिंपल साइज कैलकुलेट करके देगा। तो जब मैंने हायर एजुकेशन की थीसिस पे काम किया और जब मैंने गूगल से पूछा कि क्या सिंपल साइज होना चाहिए, तो उसने तुरंत कैलकुलेट करके 384 सिंपल साइज मुझे दिया कि द सिंपल साइज शुड बी नॉट मोर देन 384। अब मैं इसका जस्टिफिकेशन दे सकता हूं इंटरव्यू बोर्ड में कि मैंने इस फार्मूले के अंतर्गत सैंपल साइज को सिलेक्ट किया। तो सबसे पहले आपको ये एक आदत में परिवर्तन लाना पड़ेगा, जो आप पुरानी थीसिस में देखते हो कि सैंपल साइज 200 का, 400 का या
ये एक नंबर होता है, इस नंबर का जस्टिफिकेशन आप लोग इंटरव्यू में नहीं दे पाते हो तो ये प्रॉब्लम जनरेट होती है। तो जैसे आपका सेल्स है, मार्केटिंग की बात करते हैं, कितने नंबर आप कितने बायर्स हैं सब पता होता है आपको, क्योंकि आप कंपनी के वेबसाइट पे जाइए, डेटा बता देगा कि इतना प्रोडक्ट मेरा इस साल बिका है। ठीक है, तो वहां से आप सैंपल साइज आप लोगे और ऑनलाइन सैंपल साइज कैलकुलेटर पे, अभी मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा। आप यूनिवर्स मुझे बताइए कि यूनिवर्स कितना। तो सबसे पहले आपको यूनिवर्स पता हो कि जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो वो कितने लोग हैं, क्या काउंटेबल है, क्या काउंटेबल नहीं है, तभी आप सैंपल साइज का डिसीजन लीजिएगा और सॉफ्टवेयर में उसके अकॉर्डिंग आप डेटा को फिट करिएगा। तीसरी चीज मैंने एक देखा, एक थीसिस पे मैंने वर्क कर रहा था यूनिवर्सिटीज में, तो प्री समेशन चल रहा था, तो टीचर और स्टूडेंट का परसेप्शन मेजरमेंट किया जा रहा था। ध्यान से सुनिएगा, टीचर और स्टूडेंट्स का परसेप्शन था। तो टीचर का जो सैंपल साइज था उस स्टूडेंट ने 200 रखा था और स्टूडेंट का सैंपल साइज भी उसने 200 रखा। हमने पूछा प्रश्न प्री सबमिशन के दौरान कि आखिर आपने कैसे सेलेक्ट किया 200 सैंपल साइज टीचर एंड स्टूडेंट्स का, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ही हमने दोनों को सेम कर लिया। आप ये आंसर कभी इंटरव्यू बोर्ड में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि टीचर जो नंबर ऑफ टीचर होता है इसका यूनिवर्स छोटा होता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट का यूनिवर्स बड़ा होता है। ऑनलाइन आप सैंपल कैलकुलेशन जाइए और वहां पर आप देखिएगा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कहीं हो सकता है आपका 80 या 90 आएगा और ये आपका हो जाएगा 310 आ सकता है। ठीक है, सपोज दैट। तो इस प्रकार दोनों का सिंपल साइज सेम नहीं हो सकता, इट विल बी डिपेंड अपॉन योर यूनिवर्स, और यूनिवर्स के साथ ही साथ आपका सिंपल साइज कैसा है ये डिपेंड करता है। तो ये सॉफ्टवेयर हमें बताता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है कि जब भी सॉफ्टवेयर में आप काम करिएगा तो सॉफ्टवेयर में सबसे पहले डेटा का रिलायबिलिटी टेस्ट करना मत भूलिएगा। आप लोग डेटा कलेक्ट करके लाते हो, आपको लगता है कि सारा हमारा काम हो चुका थीसिस का। नो, अगर आपका डेटा रिलायबल नहीं है, आपके ऑब्जेक्टिव को जस्टिफाई नहीं कर सकता है, तो आपका डेटा पूरा वेस्टेज हो गया और आपका वर्क पूरा वेस्टेज हो गया। तो सबसे पहले आप 50 या 60 डेटा को कलेक्ट करके पायलट सर्वे करिए और पायलट सर्वे के द्वारा एसपीएसएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप रिलायबिलिटी टेस्ट करिए, क्या ऑब्जेक्टिव को जस्टिफाई कर रहा है। अगर कर रहा है तो आपके सुपरवाइजर ओके करेंगे, फिर आप फाइनल क्वेश्चनर को लेकर के फील्ड में जाएंगे। मैंने देखा स्टूडेंट्स पायलट सर्वे से बहुत घबराते हैं। सॉफ्टवेयर की मदद से आपको पायलट सर्वे करना पड़ेगा। अब पायलट सर्वे के लिए मैंने आपको बताया क्या करना है, आपको स्केल पे सबसे पहले डेटा को लाना है, स्केल पे जाना है और स्केल से रिलायबिलिटी टेस्ट को करना है, और रिलायबल अगर आपका डेटा है तभी आप वर्क को आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो डेटा में जो डेटा आपके पास आया वो आपके थीसिस के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं करेगा और परिणाम स्वरूप आप परेशान हो जाओगे और आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और होगा, आपका थीसिस का टॉपिक कुछ और होगा, आपका डेटा कुछ और होगा और एनालिसिस रिपोर्ट कुछ और होगी, और जबरदस्ती आप उसको कंपाइल करोगे। उस वहीं पर क्या हो जाती है, हम लोग मात खा जाते हैं और हमारी थीसिस क्या हो जाती है, जो हम लोग एक इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, शायद हम अपने यूनिवर्सिटी लेवल या अपने ग्रुप लेवल के बीच में भी नहीं बैठ पाते हैं। तो मैंने एक देखा था, एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, हम लोग जो सिनॉप्सिस बनाते हैं बहुत स्टैंडर्ड बनाते हैं, लेकिन जब थीसिस ओरिजिनल में आती है तो शायद सिनॉप्सिस से कहीं दूर दूर तक का उसका नाता नहीं होता। तो शायद ये आपके साथ भी इंप्लीमेंट होता होगा। 90% स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि वो लोग पायलट सर्वे नहीं करते। तो इन सब चीज़ों को सोचना है, और ये सॉफ्टवेयर आपको क्या करेगा, ये सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करेगा रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टेस्ट करने में कि क्या आपके ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं या ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहे हैं। तो रिलायबिलिटी टेस्ट करना सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो सॉफ्टवेयर ये क्या करेगा, आपका रिलायबिलिटी टेस्ट कर देगा। अगर आपकी रिलायबिलिटी 0.8 से ऊपर है, तो रिलायबिलिटी अगर 0.8 से ऊपर है तो मान लीजिए आपका डेटा प्रॉपर वर्क कर रहा है। लेकिन अगर रिलायबिलिटी 0.8 से कम है तो आपको डेटा या जो आपके क्वेश्चनर है उसको मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है और आपको डेटा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। इस पॉइंट को आपको नोट करना है। ठीक है, तो ये बात हो गई इंपॉर्टेंट कि ये सॉफ्टवेयर क्यों हेल्पफुल है। तो सबसे पहले है, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये डेटा एनालिसिस के लिए ओनली हेल्पफुल नहीं है, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर
आपका क्वेश्चनर जनरेट करने में हेल्पफुल है, पायलट सर्वे एनालिसिस के लिए हेल्पफुल है, रिलायबिलिटी निकालने के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि आप जब 2 साल के बाद जब आपने डेटा को टेस्ट नहीं किया, रिलायबिलिटी नहीं टेस्ट किया, आपने यूनिवर्स के अनुसार सैंपलिंग नहीं किया, तो शायद आपको लिए ऑब्जेक्शंस आ जाएंगे 6 साल बाद जब आप थीसिस फाइनलाइज करोगे। तो इस सॉफ्टवेयर के साथ आपको चलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी आप साइंटिफिक रिसर्च की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। अगला हम बात करते हैं इसी पे टॉपिक्स पे कि जब मैंने आपको बात किया ना कि न्यूमेरिक, यहाँ पे देखिए न्यूमेरिक वैल्यूज है, न्यूमेरिक वैल्यूज को हम लोग लेकर के चलते हैं। जब न्यूमेरिक को मैंने और इसको मैं जूम कर रहा हूं, तो इस न्यूमेरिक वैल्यू को जब मैंने जूम किया तो वेरिएबल टाइप में, क्योंकि SPSS में हम लोग सोशल साइंस में काम करते हैं तो हर वैल्यू को न्यूमेरिक रखते हैं। जैसे मैंने 1 फॉर मेल कर दिया, 2 फॉर फीमेल कर दिया, ठीक है। अब 1 और 2 का कोई कंपेयर नहीं, क्योंकि नॉमिनल डेटा है। मैंने एक नाम दे दिया है, मेल को 1 और 2 फीमेल है। आप उल्टा भी कर सकते हो, इसीलिए सॉफ्टवेयर कहता है कि मुझे बताइए क्या मुझे 1 और 2 के बीच में कंपेयर तो नहीं करना है, या मुझे वैल्यू इसको देखता रहे कि 1 से बड़ा 2 है, यानी फीमेल ज्यादा वैल्यू रखता है, तो मैं डायरेक्ट यहां बोल दूंगा नहीं, दिस इज द डेटा, नॉमिनल डेटा। केवल मैंने आपको रीडिंग करने के लिए नंबर दिया, कंपेयर करने के लिए वो दिया है, लेकिन इसमें ऑर्डर की बात नहीं की जा रही, तो तुरंत आपको ऑर्डर आना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो न्यूमेरिक है, आप जैसे साइंस में कॉमा लगाना चाहते हो, डॉट लगाना चाहते हो, साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है, साइंटिफिक अल्फा बीटा गामा आप लगाना चाहते हो, इसको आप क्लिक कर दो साइंस में। डेट के बेस पे आप करना चाहते हो, जैसे आपका मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है, ठीक है, कई साल का आपको डेट के साथ एनालिसिस करना होता है, ठीक है, टाइम के साथ एनालिसिस करना होता है, डॉलर सिंबल के साथ करेंसी को आप ऐड किया गया है, ताकि अगर जैसे इंटरनेशनल ट्रेड पे आप काम कर रहे हो, कस्टम करेंसी में कोई भी करेंसी को रखना चाहते हो। स्ट्रिंग, आप स्ट्रिंग का मतलब होता है आप जैसे रमेश, सुरेश, मोहन ये नाम लिखना चाहते हैं, सपोज दैट, ठीक है। वैसे आप सोशल साइंस में ये काम करिएगा, किसी की पर्सनल आइडेंटिटी को मत लाइएगा सामने, ठीक है, क्योंकि हर इंसान की अपनी आइडेंटिटी होती है, तो आप स्ट्रिंग का प्रयोग मत करिएगा। हाँ, कोई चीज को प्रयोग आप कर सकते हैं ABCD करके, लेकिन स्ट्रिंग में किसी का नाम आप इंटर मत करिएगा, तो ये ज्यादा उपयुक्त रहेगा आपके थीसिस के लिए। तो स्ट्रिंग में कभी कभी होता है कि कुछ चीजों को हम लोग रखते हैं, नेम रखना पड़ता है, तो वहां पर आप स्ट्रिंग का नाम करेंगे, तो इससे आपका वो सॉफ्टवेयर है न्यूमेरिक की जगह आपको नाम उसमें टाइप कर सकते हैं। और रिस्ट्रिक्टेड न्यूमेरिक्स में भी आप रख सकते हैं। तो जब मैंने उसको क्लिक किया आपके पास वेरिएबल टाइप का, तो इतने ऑप्शंस आपके पास SPSS प्रोवाइड कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट है वैल्यूज की बात करता हूं। वैल्यूज मैंने कहा था ना, लेवल के बाद वैल्यूज आती है। मैंने यहां पर मैंने क्या किया, वैल्यू 1 रखा, किसके लिए, मेल के लिए। मैंने मेल के लिए वैल्यू 1 रखा, आप ऊपर 1 रखेंगे, नीचे मेल लिखेंगे, ये ऐड एक्टिवेट हो जाएगा। आपका ऐड एक्टिवेट होते ही इसको क्लिक करेंगे, यहां पर वैल्यू आ जाएगी 1 इक्वल टू मेल आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी वैल्यू, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर दूसरी वैल्यू 2 रखूंगा, उसको लिखूंगा फीमेल लिखूंगा, ऐड एक्टिवेट हो जाएगा, क्लिक कर दूंगा, 2 इक्वल टू फीमेल हो जाएगा। इस प्रकार करके सारी वैल्यूज को आपको SPSS के अंतर्गत पुट करना है, रखना है, तब आपका सॉफ्टवेयर रेडी हो जाएगा। और फिर आपके पास एक प्रॉब्लम आती है, स्केल की आती है प्रॉब्लम। और स्केल आपके पास क्या होता है, ये देखिए मेजरमेंट की मैं बात करता हूं कि ये स्केल आपको आना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में नहीं आता कि क्या स्केल रखें, तो आप स्केल को ही रख करके क्लिक करके छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर आपका डेटा नॉमिनल है, नॉमिनल का मतलब होता है मैंने क्या किया, 1 फॉर देहरादून कर दिया, 2 फॉर मैंने हरिद्वार कर दिया। अब मैं देहरादून और हरिद्वार के बीच कंपेयर नहीं कर सकता ना, तो इसको मैंने क्या कर दिया, नॉमिनल डेटा है, ये मेरा नॉमिनल डेटा। लेकिन ऑर्डिनल डेटा क्या है कि मैंने कहा कि क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही, आपने कहा यस, तो मैंने 1 रख दिया। ऑर्डिनल डेटा में मैंने यहाँ पे ऑर्डिनल क्लिक किया और 0 फॉर मैंने नो कर दिया। लेकिन अगर मैंने 2 फॉर नो कर दिया तो शायद आपका सॉफ्टवेयर उल्टा रीड करने लगेगा। तो ये पॉइंट आपको नोट रखना है कि ऑर्डिनल डेटा जब आप सेट्स रीड करेंगे, यानी जैसे आपने लिकर्ट स्केल का नाम सुना होगा, सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है लिकर्ट स्केल, जिसमें 1 से लेकर के परफेक्टली डिसएग्री से स्टार्ट होते हैं और 5 परफेक्टली एग्री तक हम लोग जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके पास क्या है, ऑर्डिनल डेटा है, जो आपका 1 वैल्यू सबसे कम है, जो परफेक्टली डिसएग्री को डिफाइन कर रहा है, और 5th जो 5 है वो परफेक्टली एग्री को डिफाइन कर रहा है। तो ये चीज आपको पुट करनी पड़ेगी। और साइंस तथा सोशल साइंस में
साइंस में तो आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू होती है और न्यूमेरिक वैल्यू को भी मैं अभी इंटरप्रेट करूंगा, वहां पर आपको ये सब क्लिक नहीं करना होगा। लेकिन सोशल साइंस में जब आप परसेप्शंस की बात करते हैं तो वहां पर आपको लिकर्ट स्केल के अंतर्गत आप 1 से लेकर के 5, 7, 4, 3, 2 जो भी आप चाहें लिकर्ट स्केल बना सकते हैं। और इस समय सबसे ज्यादा पॉपुलर जो आपका स्केल हो जाता है, जो लॉजिट मॉडल का आपने नाम सुना होगा, तो लॉजिट मॉडल एक प्रकार का प्रोबेबिलिटी मॉडल है। प्रोबेबिलिटी मॉडल है और इसमें क्या होता है कि हम लोग अधिकतर दो वैल्यूज लेते हैं। वन फॉर क्या होता है, यस, एंड टू जीरो फॉर होता है अदरवाइज, ये वैल्यूज लेते हैं। और इस प्रोबेबिलिटी मॉडल ये कहते हैं, जैसे मान लीजिए वैक्सीन लगाई गई, क्या वैक्सीन से आपको रिएक्शन हुआ, यस या अदरवाइज, कोई ना कोई ऑप्शन होगा। तो इस समय मेडिकल साइंस में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है लॉजिट मॉडल का। और हम लोग चुनाव के लिए, जैसे चुनाव में अगर हम दो ऑप्शंस पूछें या तीन पार्टियों के विषय में पूछें, या आप चाहते हो किसकी सरकार बने, ठीक है, तो इस प्रकार के अगर आप ऑप्शन आपसे पूछे जाते हैं तो वहां पर लॉजिट मॉडल लगाना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लॉजिट क्या होता है, ये बताता है, इसे हम लोग प्रोबेबिलिटी मॉडल कहते हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है इस सरकार की आने की या कितनी प्रोबेबिलिटी है इस सरकार की नहीं आने की। या सपोज दैट हमने पूछा कि ये प्रोडक्ट मार्केट में कितना बिकेगा, उन्होंने क्लिक किया 1, 2, 3 जो भी हमने वैल्यू असाइन किया, तो प्रोबेबिलिटी मॉडल ये बता देगा कि सन 2023 तक कितना प्रोडक्ट कितना परसेंट बिकेगा। ये लॉजिट मॉडल के माध्यम से हमें ये सॉफ्टवेयर बता देगा। तो इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी मॉडल पे अगर आप काम करते हो, क्योंकि एडवांस मॉडल है और प्रेजेंट टाइम में बहुत अधिक साइंटिफिक जो रिसर्च है लॉजिट मॉडल के अंतर्गत लिखे गए हैं, तो लॉजिट एंड प्रोबिट मॉडल का प्रयोग हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। दिस इज द एडवांस वर्जन ऑफ द मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। जब रिग्रेशन मॉडल की बात करते हैं तो उसका ही एडवांस वर्जन है आपका लॉजिस्टिक एनालिसिस या लॉजिट मॉडल एंड प्रोबिट मॉडल। तो इसका प्रयोग हम करेंगे और इसको भी हम आपको करके दिखाते हैं कि कैसे लॉजिट एंड प्रोबिट मॉडल काम करता है। तो सबसे बड़ी बात आपके पास हो गई कि आपके पास सबसे पहले डेटा आपके पास हो, डेटा का आपका स्केल पता हो कि वो नॉमिनल डेटा है कि वो ऑर्डिनल डेटा है। दूसरा चीज आपको ये पता हो कि मुझे कौन सा एनालिटिकल टूल्स लगाने हैं, तभी इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आप काम कर पाओगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, कुछ टूल्स ऐसे होते हैं बाद में आपको पता चलता है, जैसे मैंने देखा कुछ बच्चों के सिनॉप्सिस में आई, उन्होंने पहले लिख दिया था लॉजिट मॉडल का प्रयोग करेंगे, बाद में वो मॉडल उनको एक्सेप्टेबल नहीं था, उसकी वैल्यूज बहुत ज्यादा कम थी, तो इसलिए मॉडल फिट नहीं बैठ रहा था। तो आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स तो लगा सकते हैं, ठीक है, सिनॉप्सिस में आप लिख सकते हो, लेकिन जब तक आपका डेटा नहीं आ जाता है, डेटा को आप टेस्ट रिलायबिलिटी नहीं कर लेते हो, तब तक आप नहीं कुछ मॉडल बता सकते हो कि ये मॉडल आप में लगेंगे या मॉडल नहीं लगेंगे। तो ये थीसिस में कुछ लोग अपने मन से लिख देते हैं कि नहीं ये मॉडल मैं लगाऊंगा, ये मॉडल लगाऊंगा, शायद वहां पर थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है कि आपको कैसे पता है, अभी डेटा आपने फील्ड से कलेक्ट नहीं किया, आपने कैसे लिख दिया कि ये मॉडल मैं लगाऊंगा। वो मॉडल हो सकता है फिट ना हो रहा हो, ठीक है, मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में ना फिट हो रहा हो, तो ये प्रॉब्लम जनरेट करती है। तो आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स तक तो आप लिख सकते हो, लेकिन जब तक पायलट सर्वे का डेटा आपके पास नहीं आ सकता, तब तक आप फाइनल जो आपके पास सिनॉप्सिस बनेगी, ये जो फाइनल प्रोजेक्ट्स आपके पास बनेंगे, उस फाइनल प्रोजेक्ट में आप मेथोलॉजी का उल्लेख मॉडल के अकॉर्डिंग कैसे कर पाओगे, ये एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपका जो डेटा है या जो आपके पास मॉडल है वो फिट ही नहीं हो रहा, तो मुझे अल्टरनेटिव मॉडल पे बात करनी होती है और अल्टरनेटिव मॉडल के साथ हम लोग काम करते हैं। तो इस प्रकार सिनॉप्सिस में जो आपने मॉडल दिखाया था उससे डिफर हो सकता है आपका मॉडल, जब आपके पास फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट या थीसिस रिपोर्ट या रिसर्च पेपर आता है तो उसका अलग हो सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा बचना होगा। या कुछ बच्चे परेशान होते हैं कि सर मैंने तो वहां सिनॉप्सिस में ये मॉडल दिखाया था, वो तो लग नहीं रहा, अब मैं क्या करूं, तो उसमें परेशान होने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपकी यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी होती है वो माइनर चेंजेस एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट करती है, आप एक बार चेक करके देखना और उसका जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, देखिए ये मॉडल मैंने लगाया था और ये मॉडल वर्क नहीं कर रहा। इसीलिए सिनॉप्सिस में कहा जाता है कि आप टेंटेटिव मॉडल बोलिए, ब्रैकेट में आप टेंटेटिव जरूर रखिए, ठीक है, आप फाइनल मत करिए, किसी का कॉपी करके पेस्ट करिए, नहीं ये मॉडल लॉजिट आपने लगाया बड़ा अच्छा लगा, इसमें तो बड़ा साइंटिफिक रिसर्च आ रहा, मैं भी लगाऊंगा, आप ऐसा मत करिएगा, नहीं प्रॉब्लम आपके साथ ज्यादा आएगी। आपका डेटा का नेचर क्या एजम्पशंस के साथ मैच कर रहा,
फिर आप यहाँ पर जा करके एनालाइज में जा करके तब टूल्स को आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात होती है कि ये सॉफ्टवेयर हमें ये भी बताता है कि कौन सा मॉडल फिट है, कौन सा मॉडल फिट नहीं है, ये हमको इसकी पहचान करेगा। तो इस प्रकार एसपीएसएस की भूमिका यहाँ पर और अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मुझे सिंपल रिग्रेशन मॉडल लगाना है कि मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल लगाना है कि लॉजिस्टिक एनालिसिस मॉडल लगाना है, ये चीज को हमको डिफाइन करता है। और इसका सिग्निफिकेंस लेवल या मल्टी कोलिनियरिटी एक प्रॉब्लम आती है, उसको भी ये डिफाइन कर पा रहा है या डिफाइन नहीं कर पा रहा। इन पॉइंट्स पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर इसके लिए भी हेल्पफुल है। तो मैं अभी आपकी इसको इंपॉर्टेंस बता रहा था कि सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ पर हेल्पफुल है। अब आपके दिमाग में एक सीन क्रिएट होना चाहिए कि नहीं सर मैं इसको कहाँ कहाँ लगा सकता हूँ, तो यह लगा सकती हूँ। तो ये चीज आपको दिमाग में आनी चाहिए और उसके अनुसार इसका डेटा जो होगा वो डेटा प्रॉपर जनरेट होगा। ये नॉर्मल क्वेश्चनर की तरह इसका क्वेश्चनर नहीं होगा, बल्कि हम लोग लिकर्ट स्केल नॉमिनल डेटा को डिफाइन करके तब गूगल फॉर्म जनरेट करते हैं या तब हम वर्ड फाइल जनरेट करते हैं। वो क्वेश्चन या वो कॉपी भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। ठीक है, अब आपके पास बात आती है डेटा की बात। ठीक है, डेटा के लिए आप परेशान हो। सबसे पहले आपका स्केल नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल का प्रयोग क्या होता है? द कैटेगरी लेवल आर नॉट ऑर्डर्ड। इसमें जो भी आप कैटेगरी करोगे वो ऑर्डर में नहीं होगी। मेल और फीमेल में कोई ऑर्डर नहीं। आप ये नहीं कह दोगे कि 1 फॉर मेल और 2 फॉर फीमेल, आपने ये कह दिया, लेकिन इसका मतलब कहीं नहीं लगाया जाए कि मेल से 2 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है फीमेल। ये कभी आप इसका मतलब नहीं लगाओगे। केवल हमने एक नंबर असाइन किया है, तो नॉमिनल डेटा केवल नंबर असाइन करता है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता। मान लीजिए एप्पल के लिए मैंने ए कर दिया है, ठीक है, तो ये आपके पास 1 है। अगर एक या 1 मैंने कर दिया तो के नॉमिनल डेटा क्या करता है? केवल उसको न्यूमेरिक वैल्यू देता है, ना कि ऑर्डर प्रदान करता है। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है कि आप वहां पर जैसे जेंडर की बात करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम लोग, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में तो ये भी हो सकता है भाई जो पीएचडी है उसको ज्यादा नॉलेज है, तो ऑर्डर वहां बना सकते हो। लेकिन डिस्ट्रिक्ट है जैसा, तो डिस्ट्रिक्ट को आप नॉमिनल वैल्यूज दे सकते हो। ठीक है, आपका घर मकान कैसा है, कच्चा मकान है, पक्का मकान है, ठीक है, तो इनको आप नॉमिनल वैल्यू रखोगे 1 2 3। ये जरूरी थोड़ा कि कच्चा मकान वाला आईएएस ऑफिसर नहीं बनेगा, केवल पक्का मकान वाला आईएएस ऑफिसर बनेगा। तो नॉमिनल वैल्यू कंपेयर नहीं करता, बल्कि एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता। वही जो आपका ऑर्डिनल डेटा होता है वो ये निश्चित रूप से बताता है कि जो पहला, अगर आपने किसी को A1 दिया है, उसकी अपेक्षा 2 वैल्यू जो होती है वो 1 से बड़ी है, बट कितनी बड़ी है ये हम नहीं बता सकते। ऑर्डिनल डेटा ऑर्डर बताता है, बट आप ये नहीं एग्जैक्ट कह सकते कि 1 जो आप 1 से 2 बड़ा है और 2 से 3 बड़ा है और 3 से 4 बड़ा है, बट कितना बड़ा है ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, जैसे मैं परसेप्शंस की बात करता हूं कि आपको लगता है कि उत्तराखंड में इन्वायरमेंट पॉलिसी अलग से आनी चाहिए, आपने कहा यस, आपने कहा नो, आपने कहा डोंट नो। ठीक है, यस को मैंने 2 वैल्यू असाइन किया, नो को वैल्यू मैंने क्या किया 1 किया, और डोंट नो को मतलब 0 कर दिया। तो इसका मतलब होता है नो से बड़ी वैल्यू यस की है, बट कितनी बड़ी है ऑर्डिनल डेटा हमको कभी नहीं बताएगा। ऑर्डर तो बताएगा कि 2 इज ग्रेटर देन 1, बट कितना ग्रेटर है ये नहीं बताता। फिर आपके पास आता है इंटरवल डेटा। तो इंटरवल डेटा जो आपका पास होता है वो आपको इंटरवल बताता है, इंटरवल स्केल बनाता है। इन द इंटरवल स्केल में ये डेटा आपको मिलेगा, अवेलेबल होता है। ठीक है, ये भी आपका एक प्रकार का ऑर्डिनल डेटा टाइप का होता है। ठीक है, एंड वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द 2 वेरिएबल्स। तो इंटरवल डेटा एक प्रकार का ऑर्डिनल डेटा है, बट इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है 2 वेरिएबल के बीच में वो एग्जैक्ट रहता है। 1 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1। 3 और 2 के बीच में क्या डिफरेंस है? 1। तो डिफरेंस जो होता है इंटरवल डेटा में वो समान होता है। तो अगर ऑर्डिनल डेटा को आप चाहते हो कि उसके बीच का स्पेस सेम रहे, तो वो डेटा ऑर्डिनल रहेगा, लेकिन वो इंटरवल डेटा के रूप में जाना जाएगा। नाउ द नेक्स्ट आपका है डेटा रेशियो डेटा, और रेशियो डेटा स्केल हैज द फीचर ऑफ द इंटरवल स्केल ही रहता है, और इन द एडिशन देयर इज एन एब्सोल्यूट और ट्रू
ठीक है, जीरो एज वेल, इसमें जो आपके पास जीरो से आपको रेशियो कंपेयर किया जाता है, तो ये आपके पास एक रेशियो डेटा होता है। तो अब आपको इंटरवल और रेशियो पे ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपको ज़्यादा परेशान होना है नॉमिनल डेटा और ऑर्डिनल डेटा पे, और इसके आधार पे आपको मेजरमेंट करना है। हाँ, साइंस के लोग क्या करते हैं, साइंस में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंटरवल डेटा और रेशियो डेटा के आधार पर भी आप एनालिसिस करते हो। अगली बात अब मैं और डिफाइन करना चाहता हूं नॉमिनल डेटा और ऑर्डिनल डेटा को। तो आप देखिए, नॉमिनल डेटा जो होता है, नॉमिनल डेटा आपका कैटेगराइज होता है, इसको लेवल हम करते हैं, इसको हम क्लासिफाई करते हैं नेम के आधार पे, आइडेंटिफाई टाइप्स के आधार पे, काइंड्स ऑफ थिंग्स के आधार पे, दैट कैन नॉट बी क्वांटिफाई, लेकिन हम इसे क्वांटिफाई नहीं करते, केवल एक उसको नाम दे देते हैं। ऑर्डिनल डेटा जो आपका होता है प्रोवाइड्स रैंक ऑर्डर, यानी 1 से 2 जो होता है वो बड़ा होता है, 2 से 3 बड़ा होता है, इंडिविजुअल फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट और बेस्ट टू वर्स्ट। तो ये आप देख सकते हो कि ये आपका ऑर्डिनल डेटा है। इंटरवल डेटा जो आपका होता है वो इंक्लूडेड्स रैंक, ठीक, ऑर्डरिंग एंड दिस एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक इक्वल इंटरवल, यानी जो दो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच जो आपके पास इंटरवल होता है, यानी डिस्टेंस क्या होती है वो सेम रखी जाती है। तो ये आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट एंड नंबर्स के बीच में समान होती है। और वहीं आपके पास रेशियो डेटा होता है इंक्लूडेड्स रैंक्स, ordering, equal, interval, and this is the additional characteristic and absolute 0 point। ये पॉइंट आपको नोट रखना है। इसी प्रकार अब एक प्रॉब्लम आपके साथ आती है, ठीक है, तो ये हमने देखा, तो मैंने ये सारे डेट जो आपके पास डेटा है जो आप यूज करते हो, नॉमिनल डेटा, आई स्केल दैट कैरेक्टराइज आइटम्स को किया जाता है। ऑर्डिनल जो आपका स्केल होता है वो आपका ऑर्डर देता है, ऑर्डर बताता है आइटम का कि ये ग्रेटर है या वर्स है। और इंटरवल डेटा आपको जो आपके पास इंटरवल है वो बताता है कि उसका लेवल क्या है, बराबर है या कितना बढ़ जा रहा, और रेशियो डेटा। अब एक प्रॉब्लम आती है कि आप लोग क्या करते हो, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में उठा करके मीन मोड मीडियन सब निकाल के रख देते हो। ठीक है, मैंने देखा थीसिस में मीन निकाला गया, सबके साथ एवरेज मीन निकाला गया, नहीं, आप ऐसा कभी नहीं करोगे। ठीक है, कभी अगर आपका डेटा नॉमिनल डेटा है, ये पॉइंट आप नोट रखिएगा, नॉमिनल अगर आपका डेटा है तो नॉमिनल डेटा में जब भी आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सच एज मेल और फीमेल के लिए, मोड ही आपका माना जाएगा। अगर आपने मीन निकाल दिया तो ये क्वेश्चनेबल हो जाएगा कि आपने नॉमिनल डेटा के साथ इस टूल्स का प्रयोग मोड को ना करके मीन को आखिर आपने क्यों कर दिया। तो ये एक प्रश्न आ जाएगा, एक क्वेश्चन मार्क आपके रिसर्च पेपर में लग जाएगा कि जब मोड को असाइन किया गया है, जब इसको स्टैटिस्टिशियन ने मोड को असाइन किया, मोड को बताया कि मोड ही नॉमिनल डेटा के साथ मेजरमेंट स्केल के रूप में काम करेगा, तो आपने मीन का डेटा क्यों मेजरमेंट किया, तो वो आपका रिसर्च पेपर दूसरे डायरेक्शन में इंडिकेट करने लगेगा और वो आपका उतना साइंटिफिक रिसर्च नहीं रहेगा और प्रॉब्लम जनरेट आपके साथ हो जाएगी और इंटरव्यू में आपको डिफेंस करना मुश्किल हो जाएगा। ऑक्यूपेशंस, यूनिफॉर्म नंबर्स, तो इनके साथ आप कभी भी नॉमिनल डेटा हो तो नॉमिनल डेटा के साथ आप क्या लगाओगे, एनालिटिकल टूल्स। आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का केवल मोड पे काम करोगे, अन्य पे आप काम नहीं करोगे। सेकंड है आपका ऑर्डिनल डेटा। अगर आपके पास ऑर्डिनल डेटा और आपने क्लिक कर रखा तो ये आपको याद होना चाहिए, और जब भी सॉफ्टवेयर के साथ आप रन करोगे तो वहां पर आप केवल और केवल मीडियन कैलकुलेट करोगे इन द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ना तो मोड, ना तो मीन, ना तो हार्मोनिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन, इन सब का प्रयोग आप नहीं करोगे। नहीं तो आपको जो रिसर्च होगा वो साइंटिफिक नहीं रह जाएगा, आप जो एनालिटिकल टूल है वो प्रॉपर या एप्रोप्रिएट तरीके से नहीं लगाएगा, ये रिसर्च रिपोर्ट आ जाएगी। और थर्ड आपका जो अगर इंटरवल स्केल आपने लगाया, जैसे साइंस में होता है कंपैरिजन करते हैं इंटरवल को ना, तो यहां पर मीन को आप लगाएंगे, मीन वहां पर मेजरमेंट किया जाएगा। और वहीं अगर आपका डेटा रेशियो डेटा है तो रेशियो डेटा में
आपका प्रयोग ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन का ही प्रयोग किया जाएगा। तो ये पॉइंट आपके नोटेबल है, क्योंकि हम लोग लाइफ में क्या कर दिए, मीन को एक क्या कर दिए, यूजुअल यूज करना शुरू कर दिए, चाहे वो नॉमिनल हो, चाहे ऑर्डिनल हो, चाहे इंटरवल डेटा हो, चाहे रेशियो डेटा हो, सभी के साथ हम लोग मीन निकाल के रख देते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर निकाल देता है। आप कहते हो हमको क्या करना, सॉफ्टवेयर ने निकाला है तो हम लोग उसका इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, लेकिन वो एक गलत तरीका होता है और वो साइंटिफिक रिसर्च को नहीं एक्सेप्टेबल है। इसलिए आपके रिसर्च पेपर जो बड़े बड़े जर्नल्स पे होते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है एक एज ए रिसर्च स्कॉलर। आपको यही, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में यही नहीं पता चलता कि हम कौन सा टूल्स लगाएं। सबसे पहले हमने पढ़े होते हैं क्या, मीन पढ़े होते हैं, तो हमको सबसे अच्छा आता क्या है, मीन निकालना। सबसे इजी गोइंग क्या है, मीन निकालना। चलो एक काम करो, सारे डेटा का मीन निकाल डालो। ये थोड़ा इंटरप्रिटेशन। आपको डेटा सबसे पहले स्केल आना चाहिए, नॉमिनल डेटा है, ऑर्डिनल डेटा है, साथ ही साथ उसको एसपीएसएस के अंतर्गत कौन सा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगाएं, मोड, मीडियन, मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, उसके आधार पर ही आपको ये जब नॉलेज होगा तभी आप एसपीएसएस के साथ बेहतरीन काम कर सकते हो। नहीं तो एसपीएसएस में आप कोई भी डेटा डाल दीजिए, सारी चीज निकाल देगा। एसपीएसएस तो एक मशीन है, एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को थोड़ा पता होता है कि नॉमिनल डेटा वो आपने रीड कराया है ना, तो इसीलिए वेरिएबल व्यू में आपको पुट करना होगा वैल्यू की नॉमिनल वैल्यू है, और आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इस नॉमिनल वैल्यू में मोड मुझे निकालना है, मुझे मेजरमेंट करना है। तो इन सारी चीजों की आपको जानकारी होगी, इसीलिए आपका कोर्स वर्क चलाया जाता है 6 मंथ का, ताकि इनकी जानकारी बेहतरीन हो और उसके बाद आप थीसिस पे काम कर सको। अब मैं इनके कुछ डिफिनीशंस हैं, जो डिफिनीशंस आप इसमें देख सकते हैं। मैं ये स्लाइड आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो क्वालिटेटिव डेटा जो होता है वो कैटेगरियल डेटा होता है, और इसको हम लोग कैटेगरी में कन्वर्ट कर देते हैं। वहीं आपके पास इसमें नॉमिनल डेटा, आप इसमें ऑर्डिनल डेटा, दो डेटा यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको डिफाइन किया। इसके बाद आपका क्वांटिटेटिव डेटा होता है, जो आपने देखा होगा क्वांटिटेटिव डेटा अधिकतर आपका जब इंटरनेशनल ट्रेड की हम बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव डेटा आता है, और इसमें जो आपका होता है डिस्क्रीट डेटा होता है, कॉन्टिन्यूअस डेटा होता है। तो ये सारे डेटा जो होते हैं आपके साथ काम करते हैं। तो ये मैंने एक ओवरव्यू दिया एसपीएसएस सॉफ्टवेयर कैसे हेल्पफुल है। अब हम लोग इसको अप्लाइड करके दिखाएंगे। मेरे पास कुछ डेटा है, कुछ नाराई है, उसको मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। इस डेटा को कैसे इसको फिल करते हैं, कैसे मैं 1 क्लिक में इन डेटा को निकालता हूं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और ये मैं आपका जो ये टेक्निकल सेशन आपका हुआ, जो ये पीपीटी प्रेजेंटेशन है, ये मैं समाप्त कर रहा हूँ। अब मैं अप्लाइड सेशन की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो अब आपकी अगर कोई अभी तक क्वेरी हो तो जरूर मुझसे पूछिएगा, ताकि हम फिर आगे बढ़ सके। सिंह सर, एक क्वेश्चन था हमारा। हाँ जी सर। हेलो। हाँ Can you audible now, sir? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए सर। सिंह हाँ Good afternoon, sir. हाँ 1 second. हाँ It's a kind request. Kindly raise your hands and we will allow one by one to the participants for their queries. Okay, ma'am. Yes, Dr. Abid Hussain, sir, you can unmute yourself and ask your queries. Okay. Singh sir, I'm Dr. Abid. Nice presentations. थैंक यू I सर। have some doubts. I'm from Jamia Psychology Department. ओके ओके सर। I have सर some हाँ queries related to the nominal and ordinals. जी जी सर। Sometimes the scholar is use the maximum, जैसे आपने mean और mode के बारे में बताया. हाँ हाँ So सर। they are confused where is a nominal data and a ordinal data. हाँ हाँ सर। तो simple how to calculate the nominal data, या कहते हैं कि आपका डाटा जो है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, उसके लिए सबसे सिंपल मेथड क्या यूज करना होता है? सर ये मान के चलिए कि सर अगर मतलब दोनों डेटा, जैसे नॉमिनल डेटा की मैं बात करता हूँ ना, तो नॉमिनल डेटा में जब मैं मान के चलता हूँ कि आप एक स्टैटिक वैल्यू को ले लीजिए। वो स्टैटिक वैल्यू को मतलब होता है जैसे मेल और फीमेल को मैं ले लेता हूँ।
ठीक है, मेल Yeah. और फीमेल दोनों अपनी जगह पे एक अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, अपनी वैल्यूज रखते हैं, लेकिन उनका परसेप्शन, क्योंकि सर आपका साइकोलॉजी या बिहेवियर साइंस में सबसे ज्यादा मैं प्रयोग आपके साइकोलॉजी का करता हूँ, तो जी सर। दोनों को सर क्या करिए, एक प्लेटफॉर्म पे दोनों को इक्वल वैल्यूज दीजिए। आपको लगता है कि नहीं ये कांस्टेंट होना चाहिए, बाकी इनके परसेप्शन चेंज होना चाहिए, तो आप उसको वहां पर नॉमिनल कर दीजिए डेटा। ठीक है सर। तो हाँ उसको जैसे कांस्टेंट कर दीजिए, जैसे सपोज दैट सर टू एप्पल हैं, और टू एप्पल है, आप चाहते हो कि इन एप्पल का जो टेस्ट है मैं केवल इस पे काम करना चाहता हूँ, ना कि एप्पल पे, तो आप वहां पर उनको आप क्या कर दीजिए, जैसे दो डिस्ट्रिक्ट है, दो एप्पल है, दो टेबल्स है, मान तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि दोनों टेबल अलग अलग हो सकती है, एक टेबल कॉस्टली हो सकती है, एक टेबल आपकी क्या हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है, ठीक है, लेकिन आप सर एक प्लेटफॉर्म बना लीजिए कि दोनों को वैल्यू सेम करना है और उनके रेस्पेक्ट में बिहेवियर को स्टडी करना है, तो आप उनको नॉमिनल डेटा में कन्वर्ट कर दीजिए। सर कभी भी मैं अगर आपको बोलूं सोशल साइंस में कि एक को आप जब कांस्टेंट करेंगे तो अधिकतर वो डेटा जो होता है नॉमिनल होता है, जो चेंजेबल होता है, वेरिएशन करता है, वो जो डेटा होता है वो आपका ऑर्डिनल में लोग कन्वर्ट करते हैं, ऐसा होता है। तो इस सारे प्लेटफॉर्म आपको देखना पड़ेगा। सर अभी हो सकता है कि आपने जिस रेस्पेक्ट में क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है, आप नॉमिनल है, मैं यहाँ पे ऑर्डिनल में बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं कल को नॉमिनल हो जाऊँ, आप ऑर्डिनल हो जाएंगे। सर कैसा यस लगा? तो ये सर प्लेटफॉर्म आपको चेक करना पड़ेगा स्टूडेंट को कि आप किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। सर मैं भी मूव कर रहा हूँ, ट्रेन भी मूव कर रही है, अब नॉमिनल उसमें कौन होगा, ट्रेन होगा कि मैं होगा, तो आप किसके कहाँ से देख रहे हैं खड़े होकर के, ये जरूर आप बताइए स्टूडेंट को। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू ओके वेरी थैंक मच यू सर। जी। KM Ruby ma'am, now you can unmute yourself and ask your queries. Okay, ma'am. Good afternoon, sir. हाँ गुड आफ्टरनून, हाँ बताइए। I'm Kumar Ruby, research scholar from Gurukul Kangli University, Haridwar. जी हाँ बताइए। Sir, I have a query. हाँ हाँ। Sir, how can we calculate our reliability and validity on scale? मैम इसमें चलेगा, अभी नेक्स्ट सेशन उसी पे है, अप्लाइड करके मैं दिखाऊंगा। Okay, sir. हाँ Okay. हाँ, Thank you, sir. अप्लाइड करके मैं सारा डेटा दिखा रहा हूँ आपको। Yes, sir. Okay. Thank you, sir. ओके। Gayatri Sahu ma'am, you can unmute yourself now. हेलो। हाँ जी मैडम, आप बताइए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर आपने जैसे इसमें एक चीज बताई थी कि जो हम डाटा कलेक्शन के लिए सैंपल साइज लेते हैं, हाँ मैम, उसमें आपने एक यूनिवर्सल डाटा और एक दूसरा यूनिवर्स, डाटा बताया कि हाँ हाँ ठीक है, हाँ है ना, लिमिटेड तो यूनिवर्स सर एंड वो अनलिमिटेड यूनिवर्स। हाँ मैडम। हाँ जी सर, तो वो चीज थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए सर। देखिए मैडम क्या होता है ना, जैसे मैंने कहा कि मेरा एक स्टूडेंट है, वर्क कर रहा है हायर एजुकेशन पे, उत्तराखंड पे, हायर एजुकेशन पे, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हायर एजुकेशन इन उत्तराखंड। उत्तराखंड के बच्चों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है मैडम। हाँ तो जी। हमने हाँ जी उससे सर। डायरेक्ट पूछा कि क्या आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जिनसे आप इंटरव्यू करना चाहोगे, बोले हाँ सर। तो डायरेक्टरेट से जब मैंने रिपोर्ट मांगी तो 1,05,000 स्टूडेंट्स हैं जो इस समय कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, जो कॉलेजेस में है, तो यानी यूनिवर्स इनका लिमिटेड है, तो इसमें लिमिटेड यूनिवर्स सैंपल साइज लगेगा, ठीक है, ये मैडम याद रखिएगा। अगर आपका डेटा काउंटेबल है और आप इसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, तो ये आपका यूनिवर्स क्या हो जाएगा, लिमिटेड यूनिवर्स का आप फार्मूला आप इस पे लगाइएगा, आपको गूगल प्रोवाइड करता हो सॉफ्टवेयर, गूगल ऑनलाइन आप करिए सैंपल कैलकुलेशन, सैंपल साइज कैलकुलेशन इन स्टैटिक्स करिए, ऑटोमेटिक गूगल आपको ओपन करके दे देगा, ठीक है। उसमें केवल आप टोटल यूनिवर्स नंबर डालिएगा, आपको तुरंत सिंपल साइज आ जाएगा कि इतना सिंपल साइज होगा, और वहीं से आप इसका रेफरेंस साइज भी आप ले सकते हैं अपने सर को बताने के लिए, प्रोफेसर को बताने के लिए कि मैंने इसके हेल्प से मैंने किया है। लेकिन अगर आपका सिंपल साइज अनलिमिटेड है, ठीक है, यूनिवर्स आपका अनलिमिटेड है, ठीक है मैडम, तो अनलिमिटेड का मतलब होता, मैं अगर पूछ लूं कि 2023 में कितने टूरिस्ट उत्तराखंड आएंगे, तो आप क्या कहोगे सर, अप्रोक्सीमेट यही तो आप बोलोगे कि पिछले साल इतने आए थे, ये तो ये आपका लिमिटेड नंबर्स नहीं हो सकता, लिमिटेड यूनिवर्स नहीं आपका होगा, ठीक है। ओके सर। कितने कैलेमिटीज आएंगी, कितने यहाँ पे प्रॉब्लम्स आई, कितनी बार बारिश हुई, कितनी बार बर्फबारी गिरी, ये अगर कोई जियोग्राफी का होगा तो नहीं बता सकता कि लिमिटेड यूनिवर्स है, तो वहां पर सिंपल साइज आपका चेंज हो जाएगा। ओके तो ओके, आप, थैंक यू सर। हाँ आप लोग प्रॉब्लम ये करते हो कि आप 200, 300 या 400 का होता है, इसने 400 लिया सिंपल साइज, हम भी ले लेते हैं,
ये एक प्रॉब्लम जनरेट होती है, ये मत करिएगा। आप प्रॉपर फार्मूले के आधार पे, और यहीं पर आपकी थीसिस मात खा जाती है, इंटरव्यू में हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। और एक चीज़ मैं सारे रिसर्च स्कॉलर से रिक्वेस्ट करूँगा, आपकी थीसिस एक बार कंपाइल होने के बाद पूरी लाइफ केवल शर्मिंदगी ऐसा उठानी पड़ती है। क्यों उठानी पड़ती है? कि मैंने वहाँ गड़बड़ी की है और वो तो फाइनल हो गई है। इंटरव्यू बोर्ड में आप ले जाने से डरते हो, क्यों? क्योंकि पिछले इंटरव्यू में मुझे सैंपल साइज में प्रॉब्लम जनरेट की गई थी, अब मैं थीसिस नहीं ले जाऊँगा। अब थीसिस आपकी चेंज नहीं होगी। तो एक ही बार आप थीसिस लिखिए, बहुत अच्छी थीसिस लिखिए, बार-बार आप उसको देखिए, कोई गड़बड़ी ना होने पाए, ठीक है? क्योंकि लाइफ टाइम का लिए आपका टैग लग जाएगा और उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं बाद में, इन फ्यूचर में। बार-बार अपने प्रोफेसर्स को, सुपरवाइजर से रिक्वेस्ट करिए, सर प्लीज़ इसको देखिए, या मैडम प्लीज़ इसको बार-बार देखिए। कोई एरर हो तो भी आप बताइए, उसको रिकरेक्ट करिए, भले 6 मंथ और लग जाए, लेकिन अगर ऐसे कोई टूल्स हैं तो ज़रूर आप उनको देख लीजिए। और कोई अच्छा ओवरव्यू कर रहा हो तो उनको ज़रूर उनसे सजेशंस लीजिए। सजेशंस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। रिसर्च पेपर ठीक है, आपका अच्छा नहीं है, आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, आप उसको नहीं दिखा रहे, लेकिन थीसिस तो इंटरव्यू बोर्ड आपसे अगर मांग लिया तो आपको प्रॉब्लम आएगी ना। तो मैंने कई यस थीसिस में सर। ऐसी प्रॉब्लम्स देखी, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बार-बार कि आप लोग जो भी थीसिस लिखिएगा, कोई भी टूल्स लगाइएगा, अपने एक्सपर्ट से, अपने सुपरवाइजर से ज़रूर मिलिएगा, बार-बार देखिएगा, उनसे पूछिएगा, कन्फ्यूजन हो ज़रूर उनसे एक बार फिर से सजेशंस लीजिएगा, सर ये मैं टूल्स लगाऊँ या ना लगाऊँ। नहीं तो प्रॉब्लम ओके साइंटिफिक रिसर्च में ज़्यादा आ जाएगी और आपका थीसिस भी बाहर हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। Chaman Kumar sir, now you can unmute yourself and ask your queries. Good afternoon, sir. हाँ, First गुड of आफ्टरनून। all, हाँ, thank you for providing us a very informative session. सर इसी से रिलेटेड मेरे भी दो क्वेश्चंस हाँ, हाँ, हैं। बताइए। सर फर्स्टली सपोज अगर मैं इन्वेस्ट जैसे वॉइस आपकी मुझे थोड़ी पता है सी, उत्तराखंड में कितने इन्वेस्टर हैं, तो सर मैं हाँ। यहाँ सैंपल साइज कैसे लूंगा? नहीं, अगर हाँ, देखिए यही तो मैंने कहा कि देखिए पहली चीज़ तो क्या होता है कि चमन जी, आपका जो इन्वेस्टर्स होते हैं, याद रखिएगा, जो भी मतलब बाहर से आते हैं उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर वो बड़े इन्वेस्टर हैं। दो प्रकार के आपके इन्वेस्टर्स होंगे, एक होंगे छोटे लेवल पे, एक होंगे बड़े लेवल पे। पहले बात तो आप ये डिफाइन कर लीजिएगा कि आपके इन्वेस्टर किस लेवल के हैं। आपके अब्रॉड से आते हैं तो परमिशन लेकर के आए होंगे और गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे। बड़े इन्वेस्टर्स हैं तो भी गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे। हाँ, छोटे इन्वेस्टर होते हैं जो जैसे चाय की दुकान है या थोड़े से कोई भी शॉप कर दिए थे, तो इनका जो डेटा होगा वो अनलिमिटेड यूनिवर्स के अंतर्गत आप कैलकुलेट करोगे। लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं उनको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, वो आपका लिमिटेड यूनिवर्स हो जाएगा, वहां पर आप ये जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए यहीं पर अगर मैं ये बात कह देता कि आपका लिमिटेड यूनिवर्स है तो आप वही थ्योरी को लगा देंगे किनके द्वारा, किनके लिए, आपका जनरल जो स्टोर्स खोलते हैं, ये भी एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये आपको देखिएगा कि आपका सैंपल साइज कहाँ का, आप किन इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये डिफाइन करिए। फिर उन इन्वेस्टर्स को देखिए, अगर बड़े इन्वेस्टर्स हैं तो गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के जरूर आए होंगे, या आपके पास जो डिस्ट्रिक्ट डेटा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से आप डेटा मिल जाएगा, क्योंकि बिना परमिशन के कोई भी व्यक्ति लाख या 2 लाख से बड़ा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो वो इन्वेस्टर आपको प्रोवाइड करेगा परमिशन लेटर, तो आपका लिमिटेड यूनिवर्स हो जाएगा वहीं पर। और अगर आपका छोटा इन्वेस्टर है, कोई बात नहीं, गाड़ी खरीद करके अपना काम कर रहा है, तो वह भी एक इन्वेस्टर है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड आपका पास हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिएगा आपकी इन्वेस्टर का साइज क्या है, क्योंकि आप सारे इन्वेस्टर को लेकर के रिसर्च तो नहीं कर सकते, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि सबका परसेप्शन अलग अलग होता है। ओके सर। और सर सेकंडली सर आपने कहा ना सर ऑर्डिनल में जैसे हम रैंकिंग करते हैं, हाँ, हाँ। सर सपोज हमें 4 प्रोडक्ट में रैंकिंग प्रोवाइड करने, मतलब रिस्पोंडेंट्स हमने पूछा कि एप्पल, सैमसंग या और इस तरह के मोबाइल्स में किसको आप रैंक दोगे, तो वो लोग रैंक देते हैं जनरली 1 2 3, 1 फॉर बेटर हाँ, एंड 2 फॉर हाँ, नहीं नहीं, ये सेकंड गलत जैसे है, ये गलत तरीका है। तभी तो मैंने बोला कि आपको रैंक 4, जैसे 4 आपके पास प्रोडक्ट है तो 4 का ये बेस्ट रैंक आप है, और उससे आप डिक्लाइन करते चले जाइए रैंक को। ओके ओके, दैट मींस हमें सर स्कोर की तरफ मूव करना चाहिए, रैंक का मतलब हमें स्कोर की बात करनी हाँ, है। स्कोर की बात करना चाहिए, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर जो आपका रीड करेगा वहां पे स्कोर रीड करेगा। ओके ओके हाँ, अगर आपने इसको उल्टा कर दिया तो आपका एनालिसिस रिपोर्ट कुछ और बोलेगी और आपका जो कहने का बात है वो कुछ और कहेगा, जो कहना चाहते हैं थीसिस के माध्यम से। ठीक है सर।
हम्म, और किसी का कोई Sir, now प्रश्न? you can proceed further. चलिए ठीक है, हम तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है कि सिंपल साइज वाला, तो मैं उस सिंपल साइज की बात करता हूँ। तो 1 मिनट। तो हम लोग सिंपल साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं कुछ चीज़ें और भी आपको सिखाऊंगा जो आपके एमएस ऑफिस सब कुछ प्रोवाइड करता है। आप लोग ध्यान नहीं देते हो लैपटॉप पे, सब कुछ हमारे इस लैपटॉप पे होता है। तो हम देखते हैं। हाँ, तो ये देखिए, आप सबसे पहले मैंने गूगल ओपन किया है। गूगल ओपन करने के बाद सिंपल साइज कैलकुलेटर, देखिए मैंने कुछ नहीं टाइप किया, केवल सिंपल साइज कैलकुलेटर टाइप किया है। ठीक है, सिंपल साइज कैलकुलेटर ऑनलाइन मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सिंपल साइज कैलकुलेटर पहला ऑप्शन आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपके पास देखिए ये आपके पास होता फाइंड आउट सिंपल साइज। फाइंड आउट सिंपल साइज में आप जनरली यहाँ से अपना सिंपल साइज निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका जस्टिफिकेशन भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मार्जिन ऑफ इरर भी है। मैंने कहा कि बोला कि देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 5% पर क्लिक किया गया है। यहाँ पर 5% पे आपका क्लिक है। ठीक है, आप साइंस के हो, प्योर साइंस के हो, आप 1% कर लीजिए। 95% सिग्निफिकेंस या कॉन्फिडेंस लेवल पे ये काम कर रहा है। ठीक है, मैंने कहा कि हायर एजुकेशन उत्तराखंड में 105 इतने बच्चे आपके पास काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास, अगर मान लीजिए मेरे पास यूनिवर्स जो है, ये आपके पास यूनिवर्स है। ठीक है, 1,05,000 बच्चे मेरे पास काम कर रहे हैं उत्तराखंड में, हायर एजुकेशन में है। तो सिंपल साइज क्या होगा, क्योंकि मैंने यूनिवर्स ये बनाया तो मैंने कैलकुलेट कर दिया। और डेटा नहीं कर वर्क कर रहा है, एक जस्ट हाँ, ये स्लाइड आपको दिख रहा है एक बार? Sir, it is visible हाँ, clearly. विजुअल ओके Yes, ओके। हाँ, sir. तो हम कैलकुलेटर करिए। कैलकुलेटर का बटन जब क्लिक करते हैं, तो कैलकुलेटर का बटन क्लिक करते हैं, देखिए ऊपर लिख करके आ गया सिंपल साइज कितना होना चाहिए आपका। ऊपर देखिए सिंपल साइज आपका सॉफ्टवेयर ऑनलाइन कैलकुलेटर ने बताया कि आपका 383 सिंपल साइज होना चाहिए। और इस सिंपल साइज के आधार पर आप डेटा कलेक्शन करवाइए। तो ये आपका सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन आपको बताता है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है कि आपको ज़्यादा अधिक कैलकुलेशन नहीं करनी है। ठीक है, आप इसमें जो भी आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं, वैसे बाय डिफॉल्ट अधिकतर सोशल साइंस में यही का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगर आपको कुछ चेंजेस करना हो तो ये सारे जो ऑप्शन है ये आपके चेंज हो सकते हैं। और साथ ही साथ इसका आपको रेफरेंस देना बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होता है। ये जो आपका फार्मूला वर्क करता है, ये फार्मूला आपका नीचे ये दिया गया फार्मूला, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल अनलिमिटेड पॉपुलेशन के लिए और फिनिट पॉपुलेशन के लिए, दो अलग अलग पॉपुलेशन के लिए देखिए यहाँ पर फार्मूला दिया गया है। और इस फार्मूले के आधार पर ही आप सिंपल साइज कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे, अदर जगह पे नहीं करेंगे। ठीक है, और या चाहे तो आप मैनुअल भी सिंपल साइज कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ये आपको गूगल में आसानी से इजी गोइंग आपको अवेलेबल हो जाएगा। और रेफरेंसेस में भी आप इसी को डालिएगा कि मैंने इस टूल्स का प्रयोग किया है या यहाँ से मैंने इसका फार्मूला लिया और इसके आधार पर मैंने अनलिमिटेड पॉपुलेशन साइज के लिए ये फार्मूला ऊपर का और फिनिट पॉपुलेशन के लिए नीचे वाले फार्मूले का प्रयोग करके अपने सिंपल साइज को कैलकुलेट किया है। तो शायद एक ये बेसिक गलतियां जो हम लोग रिसर्च में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में करते हैं, शायद वो गलतियां अब नहीं करेंगे। यहाँ पर ये हमको एक फार्मूला बहुत अच्छा है, मतलब बहुत बेनिफिटेड है। और इसको आप एक ऑनलाइन भी अगर आप पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक आप कर सकते हैं, मैनुअल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में करके भी दिखाया गया है। ठीक है, तो ये एक
बेसिक्स हैं, इसको आपको ज़रूर लर्न करना चाहिए। देखिए सारा चीज़ मैंने ऊपर अभी कैलकुलेट किया तो कैसे हुआ, वो सब कुछ इसने मैनुअल आपका ये कहते हैं कैलकुलेटर आपका है, calculator.net ने प्रोवाइड कर दिया है और ये मेरे पास सैंपल साइज आ गया है। तो शायद एक रिसर्च स्कॉलर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि व्हाट विल बी द व्हाट ठीक है विल बी द सैंपल साइज ऑफ द डेटा सेट, लिमिट पॉपुलेशन का, अनलिमिट पॉपुलेशन का क्या होगा। शायद ऑनलाइन आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर देगा और उसको आप समझा भी सकते हैं और जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो पहली चीज ये शायद समझ में सबको आ गई होगी। तो हम आगे बढ़े कि किसी को प्रॉब्लम है अभी? मुझे लगता है सबको आ गई होगी। एक लोग अनम्यूट करके बताएं, शायद ये समझ में आ गया होगा आपको। यस सर। हाँ, तो ये इसको आप कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ फाइल्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, अब मैं शेयर कर रहा हूँ आपके पास क्वेश्चनर आई। जो आपका एसपीएसएस में क्वेश्चनर आई होता है वो कैसे क्वेश्चनर आई यूज किया जाता है, ये जरूर आप एक बार देखिएगा। बिना इस मतलब आप जब तक इस प्रकार का क्वेश्चनर आई नहीं बनाएंगे एसपीएसएस के साथ प्रॉब्लम आपको ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो मैंने एक अभी ये काम कराया था 2015 में, एक स्टूडेंट्स के लिए मैंने काम कराया था मध्य प्रदेश में, आपका रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में। वो बच्ची ने पीएचडी किया, तो उसने काम किया था इस टॉपिक पे। तो इस टॉपिक पे हाँ, तो ये टॉपिक था उसका, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन मध्य प्रदेश विद स्पेशल रेफरेंस टू जबलपुर डिवीजन पे ये काम हुआ था। और इसमें आप ये देख सकते हो कि जो ये क्वेश्चनराई बनाया गया था, आप क्वेश्चनराई को देखिएगा कि यहाँ पर लोकेल की मैं बात करता हूँ, तो लोकेल में यानी लोकेशन की जब बात करता हूँ तो मैंने देखिए यहाँ पर नॉमिनल डेटा है। नॉमिनल डेटा रूरल के लिए मैंने 1 असाइंड किया, अर्बन के लिए मैंने 2 असाइंड किया और सेमी अर्बन के लिए 3 असाइंड किया। और साफ साफ है कि रूरल का अर्बन से कोई कंपेयर नहीं है और अर्बन का सेमी अर्बन से कोई कंपेयर नहीं है। अतः ये जो आपके पास होगा ये सारा का सारा डेटा आपका क्या होगा, नॉमिनल डेटा होगा। तो मैंने इसको 1 फॉर रूरल, 2 फॉर अर्बन, 3 फॉर सेमी अर्बन। और जब आप नॉमिनल क्लिक कर देते हैं तो इनका ऑर्डर कुछ भी आप रख सकते हो। अर्बन को आप 1 दे सकते हो, रूरल को 2 दे सकते हो, सेमी अर्बन को 3 दे सकते हो। कोई भी ऑर्डर में किसी को लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने नॉमिनल डेटा क्लिक कर दिया है। तो नॉमिनल डेटा में कोई ऑर्डर नहीं होता। जैसे नीचे है कॉलेज, आपका कॉलेज कैसा था, तो मैंने कॉलेज जब उनसे पूछा तो उन्होंने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और बोथ, तो उसमें 1 फॉर अंडर ग्रेजुएट, 2 फॉर पोस्ट ग्रेजुएट और आपका बोथ के लिए मैंने 3 ऑप्शन क्लिक किया। इनरोलमेंट टाइप क्या क्या आपके यहाँ क्या बॉयज हैं, तो बॉयज के लिए 1, 2 फॉर गर्ल्स और 3 फॉर बोथ्स की मैंने। तो ये आपका देखिए तीनों ये जो डेटा आपके पास आए, ये तीनों डेटा आप देख सकते हो कि नॉमिनल डेटा है और नॉमिनल डेटा को किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये पॉइंट आप नोट रखिएगा कि नॉमिनल डेटा को आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई भी फॉर्मेट में आप यहाँ पे 3 प्रकार का मैंने नॉमिनल डेटा आपके साथ डिस्कस किया। तो इसमें आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान होने की जरूरत वहां पर होती है जब आपका डेटा ऑर्डिनल हो। तो ऑर्डिनल में आपको याद रखना कि जैसे यस है तो यस बड़ी वैल्यू रखता है तो इसको आपको ज्यादा ऑर्डर देना है, नो कम वैल्यू रखता है इसको ऑर्डर कम देना है। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट का, अब देखिए मैंने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पहले देखा कि स्टूडेंट्स का परमानेंट फैमिली इन्वेंटरी मैंने देखा, हाउस कैसा है, कच्चा, पक्का, सेमी पक्का। तो मैंने इनकी वैल्यू असाइन कर दिया, कच्चा के लिए 1, पक्का के लिए 2। तो यही सॉफ्टवेयर में मुझे क्या करना है, पुट करना है, वहां पे वैल्यू को रखना है। ड्रिंकिंग वाटर सोर्स को मैंने 1 फॉर सप्लाई वाटर, ठीक है, 1 को मैंने रखा। 2 ओपन वेल वाटर, ये भी आपका नॉमिनल देखिए डेटा है। और हैंडपंप 3, ठीक है। क्वालिटी ऑफ वाटर
अब देखिए क्वालिटी ऑफ वाटर आप क्या कहोगे, क्वालिटी ऑफ वाटर आपका ऑर्डिनल डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको जानबूझ करके एक प्रॉब्लम दिखाई है। 4 जो यहाँ पर असाइंड किया गया ये गलत असाइंड किया गया। अब आप समझ सकते हो क्यों, क्योंकि बैड आपका, और यहाँ पर देखिए 3 ये भी वैल्यू गलत है, आपके पास गुड ये भी वैल्यू गलत है, और आपके पास वेरी गुड ये भी वैल्यू गलत है। अब आप समझ सकते हो कि हमको क्या करना चाहिए था, मुझे वैल्यूज 1 इधर असाइन करनी थी, 2 आपके सेटिस्फैक्टरी में होना चाहिए था, 3 गुड में होना चाहिए था, और वेरी गुड आपका किस में होना चाहिए था, ठीक है 4 होना चाहिए था। तो क्वालिटी ऑफ वाटर एक ऑर्डिनल डेटा है, और ऑर्डिनल डेटा में आपको क्वालिटी के अकॉर्डिंग डेटा को इनहेंस करना है, इंक्रीज करना है, ये पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है। लेकिन अगर क्वालिटी ऑफ डेटा को आप क्या कहते हैं कि ऑर्डिनल नहीं करके नॉमिनल करते हैं तो कोई भी आप रैंक रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सैनिटेशन की बात करते हैं, सैनिटेशन में ठीक है, कभी कभी हम सैनिटेशन में ये कहते हैं कि अगर आपके पास फ्लश टॉयलेट है, ठीक है, अगर मैं ऑर्डिनल में इस डेटा को कन्वर्ट करता हूँ कि नहीं फ्लश टॉयलेट है, तो आप बहुत अच्छे परिवार से हो, और अगर आप ओपन फील्ड में जाते हो तो बहुत लो से हो, तो अगर मैं इसको चाहूँ तो ऑर्डिनल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे फिर फ्लश टॉयलेट को 4 देना पड़ेगा और ओपन फील्ड को 1 देना पड़ेगा। अगर मैं स्वच्छ भारत पे काम कर रहा हूँ, स्वच्छ भारत में सैनिटेशन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो वहां पर ये डेटा ऑर्डिनल हो जाएगा, और वहां पर ये आपका ओपन फील्ड को मुझे 1 करना पड़ेगा, फ्लश टॉयलेट को। लेकिन अगर मेरा उद्देश्य है केवल और केवल मैं हायर एजुकेशन एनरोलमेंट बिहेवियर को चेक करना चाहता हूं, सैनिटेशन मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं, तो मैं यहाँ ऑर्डिनल हटा करके नॉमिनल डेटा इसको असाइन कर देता हूं, और इसको आप कोई भी वैल्यू दे दीजिए, हमको टॉयलेट से मतलब, हमसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरी जो थीसिस है वो हायर एजुकेशन एनरोलमेंट पर है, ना कि स्वच्छ भारत में मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको नॉमिनल वैल्यू असाइन कर दिया, ना कि ऑर्डिनल वैल्यू मैं असाइन करूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी देखिए, इलेक्ट्रिसिटी 1 फॉर इलेक्ट्रीफाइड, 2 फॉर नॉट इलेक्ट्रीफाइड, तो अब मैं इसको नॉमिनल डेटा रखा, इसलिए मैंने इस ऑर्डर में कर दिया। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी को कहता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है हायर एजुकेशन के लिए, जो बच्चे के घर में इलेक्ट्रीफाइड होगा वो बच्चा अच्छे से पढ़ सकता है, वो लैपटॉप का प्रयोग कर सकता है, नॉट इलेक्ट्रीफाइड बच्चे में इनरोलमेंट बिहेवियर कम देखा जा सकता है। तो अगर इस डेटा को मैं नॉमिनल ना देख करके ऑर्डिनल देखने की बात करता हूं, तो वास्तव में इसको मुझे नॉट इलेक्ट्रीफाइड को 1 करना होगा, और इलेक्ट्रीफाइड को 2 करना होगा। तो ये बेसिक अंतर आप सीख लीजिएगा कि मुझे ऑर्डिनल डेटा या नॉमिनल डेटा कैसे चेंज करना, उसकी वैल्यूज कैसे चेंज करना, क्या वैल्यू हमको रखना। क्वेश्चनर जब आप फ्रेम करेंगे तो क्वेश्चनर फ्रेम करते वक्त इन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक का सारा डेटा था, तो सोशियो इकोनॉमिक का डेटा मैंने नॉमिनल फॉर्म में अपने उसमें दिखाया रिपोर्ट्स में, इसलिए इस पर मैंने कोई भी वैल्यू असाइन कर दिया, ठीक है। एपीएल की वैल्यू 1, बीपीएल की वैल्यू 2 और अदर की वैल्यू 3। लेकिन अगर ये नॉमिनल डेटा न होकर के ऑर्डिनल डेटा होता तो शायद मैं आपको दिखाता कि अदर आपका 1 हो जाता, बीपीएल 2 हो जाता, और बीपीएल 2 और एपीएल आपका 3 हो जाता अगर ऑर्डिनल डेटा होता। लेकिन मैंने बार बार बता रहा हूं कि मेरा सोशियो इकोनॉमिक डेटा केवल और केवल मैंने नॉमिनल फॉर्म पे रखा, क्योंकि मैंने ये मान के चला कि इसको केवल मुझे कंपेयर करने के लिए प्रयोग करना, इनोवा के लिए बाइफर्केशन के लिए प्रयोग करना, कैटेगरी के लिए प्रयोग करना, ना कि ऑर्डर जनरेट करने के लिए। इसलिए क्योंकि मुझे एनरोलमेंट बिहेवियर पे ज्यादा फोकस करना था, ना कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पर फोकस ज्यादा करना था, इसलिए इस डेटा को इस फॉर्म पे रखा गया। अब आप देखिए आगे चल करके मैंने एक स्केल बनाया, और स्केल में आप देखिए लिकर्ट स्केल का मैंने जब आगे प्रयोग किया तो आपका डेटा मैं देख रहा हूं, हाँ ये देखिए एक लिकर्ट स्केल मैंने प्रयोग किया। तो लिकर्ट स्केल में मेल स्टूडेंट्स एंड देयर परफॉर्मेंस इन द एजुकेशनल अटेनमेंट की मैंने बात किया। तो यहां पर बात किया कि मोस्ट मेल स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस इन देयर स्टडीज। ये मैंने परसेप्शंस पूछा, मैंने एक साइकोलॉजिकल डेटा मैंने लोगों से पूछा, मेल फीमेल स्टूडेंट से पूछा, तो उन्होंने कहा कि अगर वो उन्होंने कहा परफेक्टली नॉट एग्री, तो उसकी वैल्यू हमने ऑर्डिनल डेटा था 1 दिया, और अगर परफेक्टली एग्री है तो उसकी वैल्यू क्या किया गया,
5 दिया गया। तो ऑर्डिनल डेटा में ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि आपका जो स्केल लिकर्ट स्केल 1 से 5 तक का बनाया गया है वो प्रॉपर इसी फॉर्म में हो, तभी आपके रिजल्ट प्रॉपर आ सकते हैं, आएंगे। और ये आपके रिजल्ट के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है कि आपने कैसे रखा। जैसे मैंने क्या कहते हैं यहाँ पर आगे देखा कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो उनको लेकर के बैलेंस जेंडर इनरोलमेंट की बात किया, तो उस पर भी लिकर्ट स्केल का ही हम लोगों ने प्रयोग किया। और लिकर्ट स्केल में परफेक्टली नॉट एग्री को 1 और परफेक्टली एग्री को 5, और गूगल फॉर्म भी आपको कुछ इसी प्रकार का डेटा या जो आप फॉर्म जनरेट करते हैं कुछ इसी प्रकार की वैल्यूज को जनरेट करके ऑटोमेटिक दे देता, तो वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। तो आप इस हिसाब से डेटा को फ्रेम करेंगे। कुछ निगेटिव परसेप्शंस को लेकर के आपको फ्रेम करना होगा और कुछ पॉजिटिव परसेप्शंस को लेकर के फ्रेम करना होगा। ये नहीं कि हर जगह मैंने कुछ क्वेश्चन देखे मेरे पास जब गूगल फॉर्म आए तो मैंने जब 3 क्वेश्चन पढ़ा तो परफेक्टली एग्री लगा। अब मुझे लगा कि अगले क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे, सब में परफेक्टली एग्री मैं क्लिक करते चला गया। आपको 50% क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करने हैं जिसमें जो आपका प्रतिभागी है, जो पार्टिसिपेंट्स है, जो आपका इंटरव्यूअर्स है, वो क्या करे कि परफेक्टली एग्री को क्लिक करे, और कुछ ऐसे निगेटिव हो जिसमें वो परफेक्टली नॉट एग्री को क्लिक करे, तभी उसका परफेक्ट परसेप्शंस आ सकेगा रिगार्डिंग टू इनरोलमेंट बिहेवियर या रिगार्डिंग टू अदर बिहेवियर, जैसे इलेक्शन है उसके संदर्भ में। तो आप एक ही तरीके क्वेश्चन कभी फ्रेम मत करिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। और जैसे अभी सर ने बताया बहुत अच्छा उनका था साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से, अगर एक टाइप के ही क्वेश्चन हो गए, जैसे आपको किसी को लगता है साइकोलॉजी में मुझे यस यस ही बोलना है, आपने 10 क्वेश्चन यस से पूछे तो उसको लगता है कुछ नहीं, सुनो ही मत प्रश्न, डायरेक्ट यस बोलते चले जाइएगा। तो यस बोलने से क्या हो जाएगा कि उनको लगता है कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम किए गए, तो आप उसको मेजरमेंट करने के लिए ताकि वो कोई क्वेश्चन को सीरियसली पढ़े, इसलिए आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी घुमा करके रखने होंगे ताकि परफेक्टली नॉट एग्री या मॉडरेट नॉट एग्री को भी क्लिक करे। ये नहीं कि आपके सारे क्वेश्चन में मॉडरेट एग्री या परफेक्टली एग्री को ही वो क्लिक करता चला जाएगा, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा आती चली जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो इस पे आपको एक फोकस करना होगा, इस पे आपको बात करनी होगी। तो लिकर्ट स्केल में जब भी आप सोशल साइंस में या मैनेजमेंट में या कॉमर्स में आप काम करेंगे तो इस प्रकार का आपको डेटा देखना होगा। और मैंने कुछ डेटा को क्वालिटेटिव डेटा को भी एसपीएसएस के अंतर्गत एनालिसिस किया, तो देखिए उनको मैंने एक वैल्यूज रखा, और इन वैल्यूज को आप कहो कि नहीं आपने कौन सा रखा ऑर्डर, तो मैंने इनको कोई भी स्केल असाइंड नहीं किया, ठीक है। क्योंकि ऐसे कोई परसेप्शंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर ऐसे आते हैं आपके पास, कंटिन्यू ऑन द सेकंड साइकिल डिग्री या फाइंड वर्क एंड नेवर स्टडी अगेन। तो इसमें आपको कैसा स्किल रखना, जैसे आपको कंफ्यूजन जनरेट होता है जैसे अभी सर ने पूछा, तो वहां पर कोई भी आप स्किल सिलेक्ट मत करिए और उसके बेस पे आप फिर एनालिसिस को आगे बढ़ाइए, तो आपके लिए काफी अधिक सुटेबल रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये देखना है कि हमको अगर ऑर्डिनल डेटा है तो लिकर्ट स्केल पे आप प्रॉपर वर्क करना जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, ये सीखना आपको बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होगा। अब मैं दूसरी एक बात करता हूं, एक मेरा है, हाँ ये देखिए, एक आपको रिसर्च पेपर दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पे, मुझे लगता है सबको दिखाई विजुअल होगा।
सर हो गया, हाँ, 1 मिनट जस्ट वेट। हाँ, ये एक रिसर्च पेपर है, अभी ये इनकम्प्लीट है, तो इसलिए मैं इस पे आपको डिस्कस करना चाह रहा था। तो हाँ, क्योंकि मैं SPSS स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स हैं जो आपका MS ऑफिस प्रोवाइड करता है, वो जानना आपको बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक रिसर्च पेपर है, A logistic analysis between internal migration and the development, a study of Almora district in उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की ये एक स्टडी की गई है, इसमें लॉजिस्टिक एनालिसिस को इम्प्लीमेंट किया गया, लगाया गया। ठीक है, इसके बाद ये रिसर्च पेपर अभी इनकम्प्लीट कंडीशन पे है, मैंने इस पे काफ़ी ज़्यादा काम किया। ठीक है, और काम करने के बाद अभी भी इस पे काफ़ी ज़्यादा वर्क करने हैं। ठीक है, SPSS के हेल्प से लिखा गया, लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? साइटेशन की प्रॉब्लम है। अभी इसमें जे आप देख सकते हो कि सारे जो ये पैराग्राफ लिखा गया, कोई साइटेशन नहीं है। मैंने इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, सच एज कितने नंबर ऑफ द विलेज हैं, कितने नंबर ऑफ द आपके पास मतलब कि ये जो सेंसस है, कितने आपके पास पीपल्स हैं, माइग्रेट हो चुके हैं। ठीक है, ये सारा डेटा है। तो ये डेटा मैंने कहाँ से लिया, इसका मैंने कहीं रेफरेंस नहीं दिया। तो इस कंडीशन में आपका रिसर्च पेपर इनकम्प्लीट माना जाता है। और कोशिश करिए कि हर पैराग्राफ या कोशिश करिए हर लाइन के बाद, देखिए यहाँ डॉट लगा है, इसके बाद मुझे इसका साइटेशन होना इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करते हो कि मैंने थीसिस में देखा कि आप लोग जितना भी साइटेशंस होता है उस साइटेशंस को आप ले लेते हो। ठीक है, और उस साइटेशंस को कॉपी करके पेस्ट कर देते हो। आपको बता दूं कि जब मैंने BHU में अपनी PhD सबमिट किया था, तो मेरे सुपरवाइजर ने केवल एक काम किया था, जितने आपके साइटेशंस थे उन साइटेशन को मैच करना शुरू कर दिया। क्या आपके साइटेशन प्रॉपर हैं? तो जब साइटेशन आपके प्रॉपर होंगे तभी आपके वर्क प्रॉपर कर पाओगे, नहीं तो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाओगे। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है कि आप साइटेशन कैसे रखते हो। तो सबसे पहले जैसे मुझे आपका अब्स्ट्रैक्ट है, अब्स्ट्रैक्ट को हटा दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं। इसको मैं यहीं पे देखो, यहाँ पे आपका एरियाज के बाद डॉट लगा है। मैं क्या करता हूँ, रेफरेंसेस में जाता हूँ बाय क्लिकिंग रेफरेंसेस, और रेफरेंस को देखिए क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद आप देखिए कि यहाँ पर अब आपको साइटेशन डालने की आवश्यकता है। इंसर्ट साइटेशन को क्लिक कर दीजिए, ऐड न्यू सोर्स को क्लिक करिए, और ऐड न्यू सोर्स में आपने कहाँ पर ऑथर है, आपका ऑथर क्या है, मान लीजिए मैंने दीपांकर करके, दीपांकर, ठीक है, दीपांकर करके कोई ऑथर है। ठीक है, और उसका कोई बुक्स है, मान लीजिए मैंने माइग्रेशन कोई बुक है, उस माइग्रेशन बुक को हमने उसके टाइटल पेपर को हमने पढ़ा, उसका जर्नल का नाम था ABC कोई जर्नल्स है, वो कब पब्लिश हुआ,